नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्री। ये जो टैली देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, अभी इसमें 0 जरूर लिखा है। बस अब से थोड़ी देर बाद इसमें अपडेट होने वाला, यानी पहला एग्जिट पोल आने वाला है। बिल्कुल, और आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों में इस बार किसकी सरकार बन रही है। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए आप रविवार को सुबह 6 बजे से IBC 24 के साथ जरूर जुड़िए। लेकिन जाहिर सी बात है, रिजल्ट से पहले सब दर्शक, राजनीतिक पंडित, नेता, दिग्गज, हम भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर जनता ने इस बार सत्ता की चाबी भाई किसे पकड़ा दी है। बिल्कुल, अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है, कहां परिवर्तन होने वाला है और कहां पर सियासी दल चौंकाने वाले हैं। नतीजों से पहले एग्जिट पोल का सबको बेसब्री से इंतजार है और सब, मुझे पता है कि आप लोग देख रहे हैं। और यहां पर जो 0-0 का आंकड़ा है, ये बहुत जल्दी इसमें पहला जो एग्जिट पोल है वो हम आपको बताने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद 5 राज्यों का एग्जिट पोल आएगा और मुझे पता है कि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पोल देखने के लिए सबसे ज्यादा उतावले हैं। बिल्कुल, और उसमें काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी एग्जिट पोल में कि आखिर इस बार मध्य प्रदेश में शिव या फिर कमल होंगे असली नाथ, किस करवट लेगी छत्तीसगढ़ की सियासत। तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 320 सीटों का संभागवार पूरा ओपिनियन पोल। तो आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। हर संभाग में हमारे रिपोर्टर हैं, बल्कि संभाग में नहीं, बूथवार भी हमारे इन्फॉर्मर हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं। और इसीलिए बूथवार हमारे इन्फॉर्मर हैं कि आपको सबसे पहले सटीक जानकारी दे सकें, आपको सबसे आगे रख सकें। लेकिन एग्जिट पोल से पहले पोल ऑफ पोल्स क्या है, क्या रही है जनता की राय, जनता ने किस मुद्दे पर चुना है, वो भी जानेंगे। बिल्कुल, लेकिन आइए सबसे पहले अब आपको समझाते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण। तो सबसे पहले आकांक्षा, हमारे सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बाकायदा संभागवार हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव के पहले स्थिति क्या थी और जब चुनाव का ऐलान हुआ, यानी हमारे प्रदेश में, दोनों प्रदेश में आचार संहिता लगी, उसके बाद हालात बदले या यथा स्थिति रही, इन सारी बातों का आकलन हम आपको बताएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। बिल्कुल, कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, हर एक सीट का आकलन हम करेंगे संभागवार। आपको अभी सियासी समीकरण क्या है, चुनाव से पहले क्या था, क्या वाकई ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में बदलेंगे और क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में 3 दिसंबर को बदलेंगे, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और अब सियासी समीकरण सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का बताते हैं। जब आकांक्षा हम आगे आने वाले की बात करते हैं, यानी 2023, उसके पहले हमें पीछे भी देखना पड़ता है। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि पीछे का आंकड़ा क्या रहा है, यानी मैं 2018 की बात कर रहा हूं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह आंकड़ा आ गया है, ये देखिए 127 बीजेपी के पास। ये तो हालांकि वर्तमान स्थिति है आकांक्षा, हालांकि बीजेपी 2018 के चुनाव में पीछे थी, कांग्रेस आगे थी। लेकिन अभी हालात बात करें तो 96 कांग्रेस और 7 अन्य के पास है। ओवरऑल बीजेपी ने काफी हद तक यहां पर गेन किया है। और अब बारी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा की अगर बात की जाए तो कुल सीट 90 है इस वक्त, कांग्रेस के पास 71 सीट है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 14 सीटें हैं, काफी कम सीट है, लेकिन इस बार बीजेपी कह रही है कि हम कांटे की टक्कर देंगे और इस बार हमारी सरकार बनने वाली है। हालांकि नतीजे 3 दिसंबर को हमारे सामने होंगे और 5 सीटों पर अन्य पार्टियों का कब्जा है, 71, 14 और 5, कुल सीट 90 है। ये 2018 के रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कुछ सीट में यहां पर वो भी हुए, उपचुनाव भी हुए, उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के पास 14 सीट, कांग्रेस के पास 71। ये मौजूदा स्थिति हम बता रहे हैं। तो ये हमने सीटों का आंकड़ा आपको बताया कि यानी 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी। अब आपको बता देते हैं इसके बाद वोटिंग प्रतिशत। चूंकि इस पे मध्य प्रदेश की अगर बात करते रहे सीटों के लिहाज से भले ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी,
लेकिन वो सीना ठोक कर इस बात को कहती थी कि दशमलव पॉइंट से हम तो आगे थे भाई, हमारा वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था जनता के बीच। फिलहाल 23 के आंकड़े क्या हैं और 2018 में 75.63 का आंकड़ा है और 2023 में ये आंकड़ा बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपको आकांक्षा पांडे, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंट आपको बता दें, साल 2018 में करीब 77% यहां पर मतदान हुआ था और 2023 में 76.31, यानी कि बेहद करीबी ये वोटिंग परसेंट रहा। पिछले बार से जरूर कम मतदान हुआ है और इस कम वोटिंग परसेंट को लेकर के भी तमाम तरह के दावे किए गए। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो लगातार इस चुनाव में अथक मेहनत किए हैं। संभागवार स्थिति आपको वो बताएंगे। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रायपुर संभाग की बात बताएंगे। ये सारे वो रिपोर्टर हैं जो दिन रात एक किए हैं, 8 घंटे की शिफ्ट नहीं किए, दिन रात एक किए हैं चुनाव में। हरप्रीत कौर हमारे साथ हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ नरेश मिश्रा हैं, ये बस्तर के हमारे संवाददाता हैं, बस्तर की अच्छी पकड़ इनके पास है। और ग्वालियर चंबल संभाग से, जहां से सत्ता क्या हो गई थी आकांक्षा, पलट गई थी, बदल गई थी, वहां से नासिर गौरी हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम बस्तर के आंकड़े के बारे में जानेंगे, चूंकि वहां पे वोटिंग पहले हुई थी। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। नरेश जी, हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे कि स्थिति क्या रही। देखिए, चुनाव से पहले क्या संभावना रही और अब क्या संभावना रही और कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहा है छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर इलाके में। और हम बता रहे हैं बस थोड़ी देर में पोल आने वाला है, बताएंगे। लेकिन पहले आप हमारे उन संवाददाताओं को सुन लीजिए जो दिन रात आपके लिए रिपोर्ट बना रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। देखिए, बस्तर, अगर पूरे बस्तर संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुद्दे रहे, ये पहला ऐसा चुनाव होगा। 2008 में भी इससे मिली जुली स्थिति थी, पर इस बार 2023 में ये स्थिति रही कि ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर चेहरे मुद्दे रहे, ना कि पार्टियां मुद्दे रहीं, पार्टियों के मुद्दे रहे। बस्तर संभाग की 9 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर घोषणा पत्र का भी लगभग ना के बराबर असर रहा। चर्चा काफ़ी कम हुई घोषणा पत्र को लेकर, लोगों की जागरूकता वैसी नहीं थी कि वो घोषणा पत्र तक कनेक्ट कर पाएं। और घोषणा पत्र में जो धान का मुद्दा था वो लगभग दोनों तरफ से इतना बराबर पहुंच गया था कि उसका असर मतदाताओं के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग था। वो उस मुद्दे को लेकर के वोट करने पोलिंग बूथ तक नहीं गए। तो 9 ऐसी थी, 3 जो कांकेर की उत्तर बस्तर की सीट थी, वहां पर घोषणा पत्र का जरूर मिला जुला असर दिखाई दिया। लेकिन आप जान रहे हैं कि पहले चरण के मतदान होने तक घोषणा पत्र के मामले में लगभग दोनों के घोषणा पत्र मिले जुले से थे, दोनों प्रमुख दलों के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। इसीलिए अगर पूरे बस्तर संभाग में बात करें तो वोटरों ने इस बार जो एक सीट पर, सीट बाय सीट ये इलेक्शन हुआ, वोटर ने अपने कैंडिडेट देखे, पार्टियों में सक्रिय लोगों को देखा, बूथ मैनेजमेंट का यहाँ पर असर दिखाई दिया और इसी आधार पर चुनाव हुआ। तो अगर जब हम सर्वे कर रहे थे तो ये देखने में आ रहा था कि लोग जो मुद्दे हैं या सरकार है उसको लेकर कम बातचीत कर रहे थे, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अपने स्थानीय जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर उनकी नज़र थी और उससे वो प्रभावित होकर उन्होंने वोट किया है। ठीक है, तो ये महा एग्जिट पोल अब से थोड़ी देर में दर्शकों के सामने होगा। आईबीसी 24 ने खासी तैयारी कर रखी है इसके लिए, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि संभागवार हम आपको समझाएं कि इस बार ओपिनियन और एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल में कितना अंतर होने वाला है, वो भी हम आकलन जरूर कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं अब ग्वालियर चंबल संभाग का। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग वो संभाग जब यहां पर छत्रपों ने यहां पर करवट बदली तो 2019 में सत्ता ही बदल गई थी, इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग से मध्य प्रदेश की सियासत की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस बार आपको क्या लगता है? ओपिनियन पोल के दौरान भी आप जुड़े थे, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग की, वहां पर लोगों को समझने की कोशिश की। ओपिनियन और एग्जिट पोल में आपको इस बार कितनी संभावना दिख रही है कि एक जैसे नंबर्स आ सकते हैं क्या, या कुछ परिवर्तन होगा? जनता क्या मूड बदल चुकी है 4 महीनों में?
देखिए आकांक्षा, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कहां पर खड़ा हूं। यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली विधानसभा इसी स्थान से लगी थी और यहीं से हम ये ग्वालियर चंबल संभाग का यानी कि जो ओपिनियन पोल है वो भी बताने वाले। तो ये अगर पिछली 2018 की बात करें तो 2018 में यहां पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 26 सीटें मिली थी और बीजेपी 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन उस समय जब कांग्रेस के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के लिए वोट मांगा और उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में 85 से ज्यादा सभाएं की है। लेकिन अब जो मूल जो वजह आपने कहा कि आप कितना बदलाव हुआ, क्या अंतर देखा, तो सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी ने यहाँ पर पूरी तरह से फाइट की है। यहाँ पर अमित शाह ने डेरा डाला, यानी कि अमित शाह की लगातार सभाएं हुई और अलग अलग मीटिंग्स जो लोग बीजेपी के थे रूठे हुए लोग थे उनको मनाने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस की तरफ से शायद उतना नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 21 जुलाई को प्रियंका गांधी ग्वालियर आई। ग्वालियर चंबल संभाग की दतिया, श्योपुर और भिंड में वहां पर सभाएं करी। कमलनाथ की भी कुछ सभाएं हुई, लेकिन इतनी तरह से अच्छा तरीके से नहीं लड़ा। लेकिन फिर भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग से जो पहले वाले नतीजे थे उससे ज्यादा नतीजों का उनको आएंगे, यानी कि उससे ज्यादा सीटें आएंगी। और इसकी वजह ये मानते हैं कि अभी भी जो सिंधिया जी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री है उनके साथ में जो नेता है जो बीजेपी में आए हैं, तो उनमें और जो बीजेपी के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं आज भी कम्युनिकेशन गैप है। और सबसे बड़ी बीजेपी के लिए परेशानी यही रही थी क्योंकि जो उनके लिए बागियों से ज्यादा उनके लिए भीतरघाती सबसे ज्यादा परेशानी। तो आज भी बीजेपी को एनालिसिस यही निकलता है कि उनको अगर नुकसान होगा तो बागियों से ज्यादा भीतरघातियों से ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो स्थिति कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कई ऐसे मुद्दे थे, सबसे बड़ा जो पटवारी घोटाला जो बिल्कुल लास्ट सरकार में हुआ वो ग्वालियर से हुआ। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को और लोगों को उसके नाम पर भी वोट अगेंस्ट में पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहना है जो योजना है उसका फायदा जरूर मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी कई सीटें जैसी है ग्वालियर चंबल संभाग की, वहां पर बड़ी बड़ी सीटों की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री जो टॉप 5 मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर मोदी कैबिनेट में है। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से मैदान में तो आकांक्षा दो बात आई, अगर आप नरेश की बात को सुने बड़े ध्यान से तो उन्होंने कहा है कि भैया मुद्दे से ज्यादा प्रत्याशी मायने रखता था, नरेश ने यह कहा है। और दूसरी बात, ग्वालियर चंबल संभाग की जानकारी दे रहे थे, जहां पहली विधानसभा थी वहां से जानकारी दे रहे थे नासिर गौरी, ये कह रहे थे कि भैया चला है बागी और भितरघाती परेशान कर सकते हैं। तो रायपुर संभाग की जानकारी हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा देंगे। सबसे पहले बता दें कि राजेश मिश्रा इस चुनाव के दौरान लगातार आप तकरीबन 5000 किलोमीटर से ज्यादा इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लोगों से जाके मिले हैं और हर प्रधानमंत्री की सभा को इन्होंने कवर किया है, बड़े नेताओं की सभा को कवर किया है। तो रायपुर संभाग की स्थिति क्या है? हालात बदले हैं 4 महीने में, चूंकि अब एग्जिट पोल भी आने वाला है। क्या स्थिति है जरा बताइए राजेश, हमारे दर्शकों के सामने रखिए आप। देखो सौमित्र, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम इस चर्चा को शुरू करें उसके पहले पिछले जो चुनाव है उसके आंकड़ों की बात कर लें। अगर हम बात करें 2013 में तो कांग्रेस को 4 सीट मिली थी, बीजेपी को 15 सीट मिली थी और अन्य को 1 सीट मिली थी। और 2018 की बात करें, मतलब अभी जो चुनाव है उसके पहले की बात करें तो कांग्रेस को 14 मिली थी, बीजेपी को 5 मिली थी और जेसीजे को 1 सीट मिली थी। अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है, जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, जो संभावना नजर आ रही है, और जैसे आपने कहा कि पिछले 4-5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जितने प्रयास किए, जितनी सभाएं ली, जितने अपनी घोषणा पत्रों को, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, कांग्रेस की जो विफलता है, वादा खिलाफी, उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, उससे ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। और जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों से रायपुर संभाग में जाकर चुनाव वोटिंग के समय भी और उसके पहले सभाओं के समय भी हमने जब जाके बातचीत को, हमको ऐसा लगता है कि 2013 का जो आंकड़ा है वो शायद आज परिवर्तित हो सकता है, मगर अब एग्जिट पोल आएगा और उसके बाद जब मतपेटी खुलेगी उसके बाद पता चलेगा। रही बात, अगर हम बात करें रायपुर संभाग में, तो रायपुर संभाग के मुद्दों की बात करें तो यहां पर अपराध जो मामला है, अपराध, बढ़ते अपराध का मामला, ये एक बड़ा मुद्दा था चुनाव का। इसके अलावा जो प्रदेश सरकार की जो वादा खिलाफी, जो भ्रष्टाचार घोटाले हैं, ये महत्वपूर्ण रहे। और इसके अलावा विकास का मुद्दा, ये 3-4 जो मुद्दे हैं वो उस पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रित रही। किसानों की अगर बात करें तो कुछ एक बेल्ट है, धमतरी, कुरुद, महासमुंद के इलाके का कुछ एक बेल्ट है, वहां पर किसानों का मुद्दा थोड़ा सा गरमाया। मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की अगर घोषणा पत्र की बात करें तो किसानों के लिए दोनों ही पार्टी ने किया है, हालांकि कुछ कम कुछ ज्यादा इस तरह की बात
थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो महतारी वंदन योजना है उसने बड़ा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी घोषणा लाई तो लाई, अपनी ये घोषणा की तो की, मगर बड़ी चतुराई से उसने जो महिलाओं से जो फॉर्म भराया है उससे महिलाओं का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। और जहां जहां हम गए थे, वोटिंग के समय गए थे और उसके पहले सभाओं में गए थे, तो इसको लेकर कभी खासी बातचीत भी देखी गई। और जिस तरह से महिलाओं की वोटिंग परसेंट बढ़ा है उससे ऐसा लगता है कि ये एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रही बात इस बार के चुनाव की, तो निश्चित रूप से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 5 सीट में सिमट गई थी, मगर अभी जो स्थिति निर्मित हो रही है, जो संभावना नजर आ रही है, और जितने लोगों से हमने बातचीत की, हालांकि वोटर्स काफी समझदार है, घोषणा पत्र का आकलन किया, सब कुछ किया, और किसको वोट दिया वो भी पहले डिसाइड कर चुका है। मतलब मेरा तो यह मानना है सौमित्र कि जो वोटर्स है इस बार बहुत समझदार था, और वो घोषणा पत्र आने के बाद वाकई राजेश जी वोटर समझदार है, और वोटर ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। सभी को अब इंतजार है कि 3 दिसंबर जब आएगा वो जादुई पिटारा खुलेगा और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। IBC 24 हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचाएगा। एग्जिट पोल भी हम आपको ठीक 5:30 बजे बताएंगे, और अभी हम आपको पोल ऑफ पोल यानी कि ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं। अब महाकौशल का रुख कर लेते हैं, हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, देखिए कहा जाता है कि महाकौशल जितने जीत लिया उसने मध्य प्रदेश के महासंग्राम को भी जीत लिया। छिंदवाड़ा की बात की जाए, कमलनाथ का गढ़ है, काफी दबदबा वहां रहता है, और इसलिए शुरुआत प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद जबलपुर से ही किया था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे। लेकिन इन 4 महीने की अगर बात की जाए तो ओपिनियन पोल में भी आपने वहां से रिपोर्टिंग की थी, और अब जब बारी आ रही है एग्जिट पोल की, तो क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? इन 4 महीनों में कितना परिदृश्य बदला है, और क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा? हरप्रीत, बिल्कुल आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में महाकौशल एक ऐसी संभाग है, विधानसभा है यहाँ की, कि जब यहाँ पर कांग्रेस बहुमत में आती है, यानी यहाँ की जो 38 सीटें हैं इनमें जब ज़्यादातर पे कांग्रेस जीत हासिल करती है, तो मध्य प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस की सरकार काबिज होती है। 2018 में भी कुछ इसी तरह के समीकरण बने थे। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि महाकौशल के जो 8 जिले हैं उनमें 38 सीटें हैं, जिसमें जबलपुर में 8, नरसिंहपुर में 4, छिंदवाड़ा में 7, सिवनी में 4, बालाघाट में 6 और मंडला में 3, डिंडौरी में 2 और कटनी में 4। 38 सीटों पर इस बार करीबन 80% वोटिंग हुई, और कई सीटों पर यह आंकड़ा 90% ज्यादा से चला गया है। बीजेपी ने अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत 4 सांसदों को मैदान में उतारा है, यानी इस बार बीजेपी ने पूरा जोर यहां पर लगाया है। आदिवासी बहुल सीटें ये हैं। 38 सीटों में अगर बात की जाए तो 13 सीटें यहां पर एसटी, 3 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहां पर निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि 38 में से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 13 सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने कोई चूक यहां पर नहीं की है, बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उस फोकस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार महाकौशल के दौरे किए, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार यहां पर दौरे किए, और यहां पर उन्होंने लाडली बहना योजना की किस्त भी यहीं से उन्होंने बहनों के खाते में जारी की। पैसा एक्ट की बात हो, या फिर यहाँ पर जो जन नायक हैं उनको सम्मान देने की बात हो, आदिवासी जो जन नायक हैं उनके नाम पर भी कई योजनाएं, उनके भी कहीं यहाँ पर कई जो प्रतिमाएं हैं उनका भी अनावरण यहाँ पर किया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी ने अपनी पूरी, यानी एक चीज हरप्रीत की बात से निकलकर सामने आ रहा है कि लाडली बहना एक्स फैक्टर साबित होगी, और खासकर चुनाव से पहले जब 7 तारीख को पैसा आया तो उसका जरूर इंपैक्ट पड़ा। लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक पर हम लोग जाएंगे, लेकिन एक सवाल नरेश आपसे मेरा बनता है। नरेश, पिछली बार तो सुपड़ा साफ था, लेकिन इस बार की स्थिति कैसी दिख रही है? और मैं बता दूं कि हो सकता है दिल्ली में राजनीतिक पंडित आपको बता रहे हों, लेकिन बस्तर के बारे में जितना सटीक आपको नरेश बता पाएंगे मिलना मुश्किल है। नरेश बताइए। देखिए, इस बार काफ़ी बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है, और क्योंकि अगर आप देखें तो सिलसिलेवार केंद्रीय मंत्रियों ने लगातार बस्तर का दौरा किया था, राज्य मंत्रियों को एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, और इस बार जब वोटिंग तक
जो चुनाव संचालक थे उनकी मॉनिटरिंग केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में थी। तो जो ग्राउंड पर जो बगावत, नाराजगी, नरेश आएंगे, पूरे घंटे पर बात करेंगे और अपने दर्शकों से पिछले 15 वर्ष से लगातार हम आपको सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। जाइए दूसरी जगह भी देख लीजिए, वहां भी 0-0 दिख रहा है। सबसे पहला आंकड़ा आपका अपना न्यूज चैनल यानी आप लोग बताइए, IBC 24 देगा।